वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चाइल्ड पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट और एसटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है कि नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हिज टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन। यानी कि नूर क्या करती है, अपना टिफिन लाना भूल जाती है और तान्या से बोलती है कि तुम मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करो, और कहती है यू शुड शेयर योर टिफिन विथ मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विथ यू यस्टरडे। यानी कि तुम मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करो क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ अपना टिफिन कल शेयर किया था। According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor statement represent dash orientation typical at dash stage। यानी कि इसमें बोला हुआ है कि अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कॉल्सबर्ग्स की थ्योरी के हिसाब से, नैतिक विकास की, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के हिसाब से नूर का ये कहना किस बात की और बता रहा है और वो कौन सी अवस्था में है, यानी कौन से स्टेज में है, ये पूछा हुआ है। जो कॉल्सबर्ग्स ने 3 स्टेज बताई है नैतिकता की, मॉरल डेवलपमेंट की, उनमें से कौन से स्टेज में है। पहला है लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। बी है ओबीडियंस, प्री कन्वेंशनल स्टेज। बी नाइस यानी कि अच्छा व्यवहार दिखाना, कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है। या फिर डी एक्सचेंज यानी कि सामान का आदान प्रदान होना, जो कन्वेंशनल स्टेज के बारे में बोलता है। ओके, तो ये देखिए पहली बात इसमें हमें देखना है कि इसमें बोल क्या रहा है। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में लेन देन की बात हो रही है। इसमें क्या बोला उसने कि तुम मुझे अपनी चीज़ें दो, उसके मतलब तुम जैसे मेरे साथ करोगे वैसा होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो रही है। यहाँ पे जो उसने टिफिन उसको दिया उसको वापस शेयर करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एक्सचेंज की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे एक्सचेंज की बात की जा रही है। और साथ में ये कौन सी स्टेज की बात होती है, कन्वेंशनल स्टेज की। जो 3 स्टेजेस होती है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये स्टेज होती है कन्वेंशनल स्टेज की। बाकी जो है वो सब गलत हो जाएगा क्योंकि ए में तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, जो यहाँ पे कहीं से हमें लॉ एंड मतलब आज्ञा तो देते हुए नहीं दिख रहा है कोई। और बी में है ओबीडियंस यानी कि आज्ञा का पालन करना, तो वो भी नहीं हो रहा है। और बी नाइस की भी यहाँ पे हमें कोई चीज़ नहीं दिख रही है, बस सीधा सीधा लेन देन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट typified characteristic deemed appropriate for different sexes in the societies are referred to as। यानी कि हमारे समाज में जो पुरानी बातें, जो डिफरेंट सेक्सेस यानी कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो बातें चली आ रही है हमारे समाज में पहले से, उसको किस तरह से किस चीज़ के अंदर रखा जाएगा। पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम जो महिलाओं पुरुष में जो भेदभाव करते हैं उसमें रखा जाएगा। बी है जेंडर रोल्स यानी कि जो रोल्स हम सोसाइटी निर्धारित करती है इन दोनों के लिए, उसमें रखा जाएगा। या फिर है सी जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि एक मतलब उनका जो एक आइडेंटिटी की बात होती है, एक खुद की एक पहचान की बात हो रही है, उसकी बात होगी। या फिर डी है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो रूढ़िवादी चीज़ें होती हुई आ रही है समाज में, उसकी बात, दोनों जेंडर्स में उसकी बात हो रही है। तो देखो बेसिकली इसमें ये जो बात हो रही है समाज में जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो पहले से चलते हुए चीज़ें तो सीधी सी बात है रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। बल्कि बाकी जो सारे ऑप्शन हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो चीज़ें पहले से ठीक चलती आई, डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि उसमें जो हमारे जो समाज में चीज़ें हैं वो चलती आ रही है। और जेंडर रोल्स भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रोल्स की तो बात हो नहीं रही है, और जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं होगा। तो सीधा हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है, विच इज जेंडर स्टीरियोटाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिसेंटली देयर हैव बीन कंटिन्यूस एफर्ट्स टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वे फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क। यानी कि अभी भी बहुत ऐसा एफर्ट्स करे जा रहे हैं कि जो हमारी जो कहानी, जो करिकुलम, जो पाठ्य चर्चा होती है उसमें हम पिता को ऐसा करते दिखाएं कि वो घर के काम कर रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला है, वर्क एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। और जो माता है यानी कि जो माँ होती है वो क्या करे, एक एडवेंचर का काम करे, यानी कि बाहर का काम, स्टेप्स का काम। दिस मूव इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम ऐसा करते हैं कि पिता जो है वो बाहर का घर का काम करते हैं और जो माता है, जो मम्मी तो वो बाहर का काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह का एक कदम हमें दिखाना चाहते हैं। पहला है ऑप्शन में है इट्स एम टू स्ट्रेंथन जेंडर बाइस, यानी कि हम इससे जो लिंग पक्षपात है उसको और मजबूत करते हैं।
बी में बोला इट्स एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जो रूढ़िबद्धता चले आ रही हैं उसको हम हटाएंगे। सी है इट्स एम टू इंकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी, यानी कि ये बताएगा कि लड़का लड़की इनके फिक्स जो है वो अलग अलग क्या होते हैं उसके बारे में बताता है। या फिर डी इट्स एम टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये इससे क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में है वो ठीक हो जाता है कि इससे क्या होता है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर देखो इससे अगर हम, क्योंकि ये जो हमारे जो समाज में जो सोच बनी हुई है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर का ही काम करती हैं, जो पुरुष होते हैं बाहर का काम करते हैं, अगर हम इस तरह से टेक्स्ट बुक्स में इस दोनों रोल्स को चेंज करते हुए दिखाते हैं तो ये जो रूढ़िबद्धता जो समाज में चली आ रही है वो कहीं ना कहीं हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है कि हम जेंडर बाइस को मजबूत करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे लिंग पक्षपात की बात जो होती है वो स्ट्रेंथ नहीं होगा। और सी में क्या बोला था कि जेंडर कंसिस्टेंसी, ओके, तो वो तो जो 5-6 साल की उम्र में बच्चों को मतलब समझ में आ जाता है तो ये होता है। ओके, और डी में जो क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होगा, तो इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे इंक्रीज हो सकता है, बेसिक सी चीज बोल रहे हैं इसमें। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए, सी और डी इनकरेक्ट हो जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, यानी कि वाइगोत्स्की के हिसाब से व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, यानी कि जब बड़े लोग अपने खुद क्या करते हैं, बच्चों के जो खुद का उनका जो सीखने का जो क्षमता है उसको एक अलग लेवल तक ले जाए, उसकी परफॉर्मेंस को अलग ले जाने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है। पहला है डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि खोज विधि, खेल खेल के खोज करके मतलब अपनी अधिगम शैली को करना। बी है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी है स्केप फोल्डिंग, या फिर डी है इंटरसब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो ए है वो गलत हो जाता है, डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे खोज की बात करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, स्केप फोल्डिंग, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे अपने मतलब सपोर्ट से अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस को अलग लेवल तक लेके जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। According to Jean Piaget theory of cognitive development, hypothetical deductive reasoning developed during, यानी कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसके अंतर्गत जब एक बच्चा हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि तर्क करने लगता है, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में होता है, तर्क की बात हो रही है और जो परिकल्पना की बात हो रही है, दो चीज़ हो रही है, परिकल्पना और दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। तो बेसिकली जीन पियाजे की थ्योरी की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी थी और उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें हम बोला है सेंसरी मोटर स्टेज, तो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू काम करते हैं। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी इतना आगे तक लेवल नहीं होता है, ठीक है, और क्योंकि इसमें बच्चे खाली उनकी सोच इतनी डेवलप नहीं होती थी, रीजनिंग इतनी होती नहीं है इनकी। और जो ऑप्शन नंबर सी में बोला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें मूर्त क्रियात्मक चीज़ों की बात होती है, बच्चे जब देख कर चीज़ों को सीखते हैं तो ये वो वाली स्टेज होती है ना। और जो डी में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है विच इज़ ऑलमोस्ट 12 to 16 है ना, तो उसमें क्या होता है बच्चे जो होते हैं खुद के तर्क के आधार पर परिकल्पनाओं से अपनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, अपनी तर्क करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग, यानी कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे उनके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी होता है ये सोचना है जो बच्चों की जो थिंकिंग है, उनका जो सोचने का तरीका है वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर निर्भर करता है। वो हमारी जो सांस्कृतिक सामाजिक चीज़ें होती हैं वो बच्चों की जो सोच है उसको प्रभावित करता है, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लॉरेंस कॉल्सबर्ग, तो देखिए ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ। बी में है जीन पियाजे, सी में है लेव वाइगोत्स्की और डी है एल्बर्ट बंडूरे। ओके,
तो इनमें से देखिए, लॉरेंस कॉरेन्सबर्ग की तो थ्योरी थी नैतिकता की विकास की, उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, ठीक है। जीन पियाजे की थ्योरी थी संज्ञानात्मकता की बात उन्होंने कही थी, मतलब मानसिक रूप से। और लेव वाइगोस्की की बात सही हो जाती है, क्योंकि लेव वाइगोस्की ही थे जिन्होंने कहा कि एक बच्चा जो होता है स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा को सीखता है, वो भी समाज से सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने समाज से, अपनी संस्कृति से जुड़ता है और वो उससे धीरे धीरे ग्रहण करके संज्ञान रूप से, यानी कि बौद्धिक क्षमता से जुड़ते जुड़ते अपने समाज से ही वो सब चीज़ें, भाषा को या फिर सामाजिक रूप से चीज़ों को थिंकिंग करेगा, अपनी मानसिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से जुड़ के चलेगा, ठीक है। तो ये बात कही थी लेव वाइगोस्की ने, और बाकी जो है वो सब रॉन्ग हो जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ओके। क्योंकि बाकी सब मेन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ड्रॉइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लास शुड, यानी कि जब एक पियाजे की थ्योरी के हिसाब से, पियाजे की थ्योरी क्या थी, संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब एक जो टीचर है वो 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए क्या करेगी, मतलब जब वो ड्राइंग इम्प्लीकेट यानी कि यूज़ करेगी थ्योरी, तो उसे क्या करना चाहिए। पहला है डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट, यानी कि जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको डिस्करेज करो, यानी कि उसको प्रोत्साहित मत करो, तर्क की बातों को ही प्रोत्साहित मत करो। बी में बोला हुआ है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, यानी कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कराओ ताकि बच्चे का जो तर्क लगे, उसको जो जब वो सोल्यूशन, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे तो उसका तर्क शक्ति यूज हो। सी में बोला हुआ है यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल टू टीच अ कॉन्सेप्ट, यानी कि आप बच्चों को सिखाने के लिए खाली कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त चीज़ों का इस्तेमाल करें पढ़ाई में, ओके। कॉन्सेप्ट यानी कि चीज़ों, अपनी जो पाठ्य पुस्तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। डी में बोला है रिलाय सोलली ऑन प्रिस्क्राइब सिलेबस, यानी कि आप बिल्कुल ही सिलेबस के ऊपर ही डिपेंड करो, यानी कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है 6 to 8 की, वो ऑलमोस्ट हमारा उसमें आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज में, यानी कि वो एज जो होती है 6 से लेके 8 ग्रेड की, ये कितना जाएगा, एज ग्रुप जाएगा ये 14 से लेके या फिर 13 से 12 से लेके 14-15 तक चला जाता है, ओके। तो इस केस में हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को हमें कुछ सिखाना है, इम्प्लीकेट करवाना है इस एज ग्रुप के बच्चों को, देखो ए में जो लॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्करेज बोलते हैं वो तो हमें हम तो समझ में आ जाए गलत है। सी में जो बोला कि कॉन्क्रीट मटेरियल का ही यूज़ करना है, तो ये तो एक विशेषता बिल्कुल होती है मूर्त जो स्टेज में बच्चे हैं, पर इसमें क्या होता है ना, खाली कॉन्क्रीट चीज़ों से काम नहीं चलेगा, खाली अपनी पेन को दिखा के या फिर पेंसिल को दिखा के आप उसे सिखा नहीं सकते, या फिर किताब को दिखा के। आप उसको सिखाने के लिए आपको उसे तर्क भी देने पड़ेंगे, उसको रीजनिंग भी करवानी पड़ेगी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसकी करेक्टरिस्टिक तो होती है उस स्टेज की, बट ये अभी इस केस में इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी तो बिल्कुल ऐसी करेक्ट दिखा रहा है कि इसमें बोला सिलेबस पर डिपेंड करना है, तो वो तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और बी में जो बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है रीजनिंग के बेस पे, वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस what should be the characteristic of a person with logical mathematical intelligence, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी जिसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस होती है वो 8 टाइप की होती है, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से अगर एक इंसान के पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस करने की थिंकिंग है, काफ़ी अच्छे से कर रहा है, तो उसके पास कौन सी इंटेलिजेंट है, यही बोला है इसमें सिंपल। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स रिदम्स एंड मीनिंग ऑफ म्यूजिक, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें म्यूजिक की बात हो रही है। बी में बोला है एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशुअल वर्ड एक्यूरेटली, यानी कि चीज़ों को देखकर अच्छे से समझकर अपने हिसाब से वर्ल्ड के हिसाब से हमें अच्छे से समझेंगे, तो ये भी नहीं होगा। बी में एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिसिएट पिच रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सपेंसिव, तो इसमें भी सेम म्यूजिक की बात हो रही है। फिर है सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, यानी कि ऐसी कैपेसिटी जिसमें हम पैटर्न्स को देख सके, उसमें हम लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग कर सके, तर्क कर सके, तो ये तो बिल्कुल ही मैथमेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप उसमें पैटर्न्स देखिए, उसमें हम चीज़ों को लॉन्ग चेंज ऑफ रीजनिंग करें। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स की
चीज़ों की बात करें, पर जो ऑप्शन नंबर डी में है वो मैथ्स की बात कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम अ रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो बच्चे होंगे उनमें एक ऐसी हैबिट यानी कि एक ऐसी स्किल्स उनके अंदर ऐसे मूल्य आएंगे, उसके अंदर ऐसे समाज के प्रति अच्छा मेंबर बनने की जो चीज़ें आएंगी उसको हम क्या कहते हैं। तो पहला सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, बी है समावेशी इंक्लूजन, सी है मेन स्ट्रीमिंग यानी कि बच्चों को मेन स्ट्रीम में ऐड करने की बात हो रही है, डी है डिफ्रेंसिएशन कि हम बच्चों को अलग अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि हम समाज से बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। समाज से अगर हम जोड़ रहे हैं बच्चों को तो यहाँ पे क्या होगा, समाज से जोड़ने के लिए हमें उसके अंदर जो वैल्यूज डाल रहे हैं वो बच्चे कैसे सीखेंगे, समाजीकरण से। जब वो सोशलाइज करने लगेंगे, अपने समाज से मिलने लगेंगे, तो वो किस चीज़ का पार्ट होता है, वो होता है सोशलाइजेशन का पार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ से बच्चे समाज से मेल मिलाप करते, खुद की समझ विकसित करते, उनके जो मूल्य हैं समाज से उसे ग्रहण करते हैं। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। बाकी जो बी में इंक्लूजन बोला है समावेशी तो कभी भी पार्ट नहीं होता, क्योंकि समावेशी बच्चों को समाहित करके उन्हें पढ़ाते हैं हम लोग, उसमें वो अलग चीज़ होती है। मेन स्ट्रीमिंग में अलग अलग क्लास के बच्चों को हम लोग जोड़ते हैं, मेन स्ट्रीम यानी कि एक ही उसमें लाइन में एक ही मेन क्लास में डालते हैं। डी में डिफ्रेंसिएशन, तो ये भी डिफ्रेंसिएशन भी गलत हो जाएगा कि बच्चों में अलग अलग करना, है ना। तो खाली जो समाजीकरण की प्रक्रिया की बात हो रही थी इसमें, हम बच्चों की वैल्यूज, उनकी स्किल्स, उनकी मोटिवेशन, वो सब जो इसमें जुड़ रहे थे, तो इस वजह से समाजीकरण जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी कि जो इसमें बात हो रही है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, बेसिकली दो ही चीज़ की बात हो रही है, एक हेरिडिटी एक इन्वायरमेंट, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज़ें सही बोल रहा है। मानव के विकास में जो वंशानुक्रम और जो हमारा पर्यावरण होता है उनमें से ये सब चीज़ें जो बोली है उसके बारे में कौन सी करेक्ट है, कौन सी चीज़ों में। पहला बोला है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, यानी कि एक इंसान के विकास में सिर्फ हेरिडिटी ही काम करती है, तो है ना। फिर बी में बोला हुआ है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटल सेव द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू एक इंसान का पूरा विकास यानी कि अभिप्रेरित जो भी होता है ओके प्रेरित होता है। फिर सी में बोला हुआ है कि नीदर हेरिडिटी नॉन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव के विकास के लिए ना ही हेरिडिटी और ना ही इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, ओके ये बोला हुआ है सी में। डी में बोल रहे हैं कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता है, वंशानुक्रम और जो हमारा समाज होता है, जो पर्यावरण होता है, वो दोनों ही रूप से जुड़े होते हैं और वही एक मानव के विकास के लिए सबसे एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखो पहले में क्या बोला था, तो देखो विकास का सिर्फ दो ही पॉइंट हमें याद करने हैं कि विकास एक इंसान के दो चीज़ से प्रभावित, तीन चीज़ से प्रभावित होता है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है प्रकृति यानी कि इन्वायरमेंट, और तीसरा है अधिगम यानी कि लर्निंग। अब इन तीनों को मेल से ही एक अच्छे इंसान का बिल्कुल अच्छे से विकास हो पाता है। और अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो पहले में खाली हेरिडिटी की बात हो रही थी, सेकंड में खाली इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो खाली एक सिंगल चीज़ कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और सी में तो बोल दिया कि दोनों ही इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे सी में। और डी में जो दोनों की बात हो रही है कि दोनों ही आपस में मिलकर एक बच्चे के विकास को मदद करते हैं, फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी प्रेरित करते हैं। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि प्रगतिशील कक्षा में इस बारे में इन सब चीज़ों में कौन सी चीज़ें सही हैं। पहले है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, यानी कि जो ज्ञान है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लर्नर के थ्रू। फिर है बी है जो ज्ञान है इज रिसीव बाय पैसिवली बाय द लर्नर, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जो नॉलेज होगी वो रिसीव होगी। सी में बोला है कि नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, यानी कि नॉलेज जैसी है ना वैसे ही नॉलेज को बच्चे ग्रहण कर लेंगे। फिर डी में बोला हुआ है कि नॉलेज इज रिकॉल बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, यानी कि जो नॉलेज है वो जैसे टीचर बोलेगा वैसे ही
जो लर्नर है वो उसको ग्रहण कर लेगा, है ना। इसकी बात हो रही है बेसिकली। तो देखो ए में जो बोल रहा है कि नॉलेज जो होता है कि बच्चे खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही समझते हैं, खुद ही डिस्कवर करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में होता ये है कि बच्चे खेल खेल के द्वारा सीखते हैं, और या फिर ग्रुप डिस्कशन के थ्रू सीखते हैं, उस पर रटने पे बल नहीं, किताबी पुस्तक पे बल नहीं दिया जाता, इस तरह से। तो जो सेकंड में बोला हुआ था कि बच्चे इनडायरेक्टली पैसिव रूप से सीखेंगे नॉलेज को, वो तो गलत हो जाएगा। सी में बोला हुआ था कि जैसी नॉलेज है वैसे ही ले लेंगे उसको उसमें कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि खुद अपना कुछ अपना चीज़ें नहीं रखेंगे, ये बोल रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। डी में बोला होता है नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शन, है कि टीचर के हिसाब से क्या थोड़ी ना नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाता है, कि यहाँ पे जो बच्चे होंगे खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं, संरचना करते हैं उसकी। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड, यानी कि जो CCE जो है वो क्या क्या उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या जुड़ा हुआ है। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी में है ओनली समेटिव असेसमेंट, सी में है नीदर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, सी में, और डी में बोला हुआ था बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। यानी कि देखो अब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन एक ऐसा एवोल्यूशन होता है जहाँ पे बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर उनके टेस्टों के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसमें पूरा साल का पैटर्न आता है, उसमें फॉर्मेटिव भी होता है, सबमिटिव भी होता है, सभी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बच्चों के अप्रोचेस के लिए हम उनके टेस्ट भी लेते हैं, है ना। तो खाली ए में फॉर्मेटिव, खाली तो फर्स्ट में ऑप्शन में खाली फॉर्मेटिव की बात बोल रही थी, तो वो गलत हो जाएगा। बी में भी खाली सबमिटिव की बात हो रही है, तो वो भी गलत हो जाएगा। सी में तो बोला हुआ है कि दोनों ही नहीं होंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और डी में जो दोनों की बात हो रही है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जहाँ पर यूनिट खत्म होने के बाद बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, उनकी जो चीज़ें सीखी हुई हैं हम देखते हैं कि उन्होंने कितना सीखा हुआ है। और समेटिव असेसमेंट ईयर के एंड में लिया जाता है, जहाँ पे बच्चों का सारा पूरा यूनिट उनका खत्म होता है, और उनका पूरा क्लास खत्म होती है, उसके बाद में हम उनको रिजल्ट दे देते हैं। ओके, तो इन दोनों ही और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का भी यूज होता है CCE में, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन from different sources that the people from his social group typically perform poorly in academic, यानी कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको बार बार ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे ग्रुप के से लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे क्षेत्र के लोग होते हैं, वो बहुत ही जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही गंदा, यानी कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, उसको बार बार अलग अलग जगह से सुनने को मिलता है। अब आप क्या करोगे, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड दिस रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेटेन अ टीचर इनिशियली स्टेप कैन बी, यानी कि इस तरह का जो रूढ़िबद्धता की बातें चली आ रही हैं, इसको खत्म करने के लिए एज अ टीचर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप कौन सा नया एक स्टेप ले सकते हो। पहला है इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, यानी कि इस तरह की बातों को आप इग्नोर कर दो, आप उसे अपने संज्ञान में लेके ही मत। बी में बोला है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि आप इन दोनों ही क्षेत्रों के बच्चों में एक कंपटीशन स्टार्ट कर दो, कि आप प्रतिस्पर्धा कराओ कि हाँ भाई ये है इस ग्रुप के बच्चे, ये सेकंड ग्रुप के बच्चे, आप कंपटीशन करो, है ना। सी में बोला हुआ है कि सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लिव एकेडमिक एंड ज्वाइन द सम अदर डोमेन, अब बच्चे को घबरा दो, मतलब ये बोला हुआ है कि आप बच्चों को बोल दो कि आप डिफरेंट डोमेन में चले जाओ, डिफरेंट क्षेत्र में चले जाओ पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत, लिव द एकेडमिक छोड़ दो, है ना। डी में बोला हुआ है कि प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ अ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी कि आप ऐसे लोगों का एग्जाम्पल लेके आओ जो और भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, उन्हीं की तरह और भी डिफरेंट सोशल ग्रुप में आए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और वो उनके लिए रोल मॉडल का काम कर सकते हैं, यानी कि उनको अभी प्रेरित कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमको बच्चों को प्रेरित करना है कि हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें प्रेरित करना है कि आप अच्छा काम कर सकते हो, आप भी अच्छा कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप उनके सामने ऐसे रोल मॉडल्स लेके आओगे जो उन्हीं के क्षेत्र के हो या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप में हो और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, जिससे क्या हो उनको भी अभी प्रेरणा मिले अपने अंदर से कि हाँ इतने सारे कुछ होने के बावजूद हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो बाकी जो ऑप्शन में तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि पहले में क्या बोला था इग्नोर करने की बात हुई थी, तो वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा कि हम इग्नोर तो नहीं करेंगे। बी में बोला था कि
कंपटीशन करवाओ भाई, कंपटीशन करवाएंगे तो उसका और नीचे लेवल, वो पहले से उसका जो लेवल है ऑलरेडी नीचे हो रखा है तो आप उसको और नीचे कर दोगे। सी में तो बोल रखा था कि आप एकेडमिक ही छोड़ दो, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाता है, बाकी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी कि एक समावेशी कक्षा में एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में बोला है बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि हर एक बच्चे के पास अपनी खुद की क्षमता होती है और जिसके हिसाब से वो सीखता है और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से सीखेगा। और बी में बोला है कि सो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड, यानी कि डिसेबल्ड लर्नर्स, यानी कि ऐसे जो बच्चे हैं जो उनकी अधिगम क्षमता, डिसेबल्ड चाइल्ड जो है बच्चे हैं, लर्नर हैं, उनकी तरफ आप सहानुभूति या फिर सिंपैथी की जो भावना है उस तरह से देखो। सी में बोला हुआ है कि यूज लेबल सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। अब आप क्या करो, आप इसमें क्या बोला कि आप ऐसे लेबल्स का, ऐसे उनके ऊपर मतलब नामों का इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें हैंडीकैप, ऐसे उनको एक कैटेगराइज, यानी कि उनको अलग करेंगे ऐसे नाम लेके। डी में बोला है उनके ऊपर आप अटेंशन देंगे, पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। यहाँ पे आप खाली गिफ्टेड, यानी कि जो बच्चे उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है उन्हीं पे आप बहुत अच्छे से जोर दोगे। तो देखो समावेशी शिक्षा में तो आप क्या करोगे, तो पहली बात आपको, तो आप क्या करोगे, पहले आंसर इसका है ए कि आप उनकी पोटेंशियल यानी कि उनकी क्षमता पे विश्वास करोगे और उनकी एबिलिटी को और स्ट्रेंथ और मजबूत करोगे। क्योंकि अगर आप बाकी सारी चीज़ें करते हो, जैसे कि उसको सिंपैथी दिखा रहे हो तो उससे भी कुछ नहीं होगा, उसको लेबल दे दो तो और ज़्यादा गलत हो रहा है। डी में आप अटेंशन, खाली एक ही टाइप के बच्चे को तो अटेंशन नहीं दी जा सकती ना, समावेशी में तो सबको आपको साथ में लेके चलना है। और जबकि ए में जो बोला हुआ था कि पोटेंशियल, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हर आप बच्चे की हर एक क्षमता पे विश्वास कीजिए और उसकी अगर कुछ कमजोरी भी है उसको किस सब्जेक्ट में, आप उसको स्ट्रेंथ कीजिए, उसको आप मजबूत बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्टूडेंट सो द फॉलोइंग इन द क्लासरूम, यानी कि ये सब चीज़ें हैं, ये बच्चा क्लासरूम में अपने उसके अंदर से ये चीज़ें दिख रही हैं। एक टीचर, एज अ टीचर आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं। ओके, तो पहला है एंजाइटी अराउंड रीडिंग, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो बच्चों को घबराहट हो रही है। डी में है डिफिकल्टी इन रिकोगनाइजिंग वर्ड और लेटर, यानी कि जब वो पढ़ता है, बच्चा किताब पढ़ता है तो बच्चे पढ़ता है तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लेटर्स को रिकोगनाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड में बोला है कि पुअर वोकैबुलरी स्किल, यानी कि जो उसकी जो शब्द भंडार कोश है वो बहुत ही, उसके जो लेटर्स लिखने वो बहुत ही कम है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, अब उसको याद करने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि उसने जो पढ़ा है उसको याद करने में उसे दिक्कत हो रही है। तो दैट आर द इंडिकेशन, यानी कि ये सब बातें किस और हमें इशारा कर रहा है। पहला है एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, यानी कि जो एक तरह के जो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उसकी बात हो रही है। एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट, सेकंड है अ क्रिएटिव स्टूडेंट, थर्ड है अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, फोर्थ है स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। देखो ऑप्शन नंबर ए ऑटिस्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि ऑटिस्टिक में तो जो बच्चा होता है वो एक ही वर्ड को दोहराता है, उसकी मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं उसका वो एक ही वर्ड को दोहराता है उसको, और काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये तो है नहीं। आप क्रिएटिव स्टूडेंट तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिव जो एक बच्चा होता है उसके वो नॉर्मल बच्चों से ऊपर आता है और बल्कि वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से करता है, ना कि उसकी कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमको डिस्लेक्सिया की तरफ इशारा कर रही है। डिस्लेक्सिया यानी कि जब बच्चों को लर्निंग डिसएबिलिटीज होती है उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं, जो रीडिंग के उसमें होती है। तो स्टूडेंट विद लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखा रहा है, लर्निंग डिसएबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है कि मेंटल इम्पेयरमेंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की बात बता रही है, वो है डिसलेक्सिया जो है वो एक लर्निंग डिसएबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशल एबल लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, यानी कि एक टीचर जो है एक स्पेशली एबल लर्नर, अधिगम जो स्पेशल उसको जरूरतें हैं, वो इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा में कैसे उसको जोड़ सकता है ना, कैसे उसे उसकी ज़रूरतों को कैसे बताएगा। ओके, कैसे, पहले बोला कि इम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। अब यहाँ पे टीचर्स क्या करेंगे, पेंसिल और अभ्यास, यानी कि बार बार चीज़ों को पढ़ाएंगे, उस पर जोर देंगे। और बी में बोला हुआ है कि फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट, यानी कि आप एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करोगे, एक ही तरह से, नए मेथड्स नहीं लेके आओगे,
खाली एक ही टाइप से। सी में बोला हुआ है कि गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन द कॉपिंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर्स ब्राइट स्टूडेंट। आप क्या बोलो बच्चों को कि आप जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उससे आप कॉपी कर लो, आप खुद को करने की जरूरत नहीं है, आप खुद उनके आंसर्स को कॉपी कर लो। डी में बोला है डेवलपिंग अ स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी कि आप क्या करोगे, अब लर्नर, अब हर एक बच्चे की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको एनालाइज करोगे और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे जोर दोगे, इसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में ये टीचर को यही करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं वो एक तरह से गलत है। क्योंकि पहले में बोला था कि पेंसिल का यूज़ करो, पेपर पेन का अभ्यास का यूज़ करो, तो उससे इतना बेनिफिट नहीं है। बी में बोल रहा है कि एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन, तो वो कैसे बेनिफिट करेगा, उसको डिफरेंट अप्रोचेस लेके आने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं ना। और सी में बोला था कि रिटर्न पे होमवर्क पे खाली फोकस किया जाएगा, तो वो भी एक तरह से ब्राइट स्टूडेंट पे फोकस करेंगे, और कॉपी करने की बात हो रही थी तो वो भी गलत है। डी में ही बोला हुआ है कि हम बच्चों की स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे जोर देंगे और उसको एनालाइज करेंगे हर चीज़ को अच्छे तरीके से, इस वजह से, और उसकी जो वीकनेस है उसको हम उस पर जोर देंगे, इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला हुआ है कि अ टीचर कैन इंकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, यानी कि जो अध्यापक है वो किस तरह से जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो उनकी सोच जो डाइवर्जेंट होती है, यानी कि जो बहुत ही बहुत दूर तक का सोच सकते हैं और क्रिएटिव रूप से सोचते हैं, रचनात्मक रूप से सोचते हैं। अब टीचर कैसे उन बच्चों को इंकरेज करेगा, ओके, ये पूछा हुआ बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उस पर आप जोर दोगे। ओके, डी में बोला है डिस्कसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसको आप नेगेटिव, यानी कि उसको उस पर जोर नहीं देना है, आपको डिस्करेज करना है। सी में बोला हुआ है इंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, यानी कि आप क्या करो, इंकरेज करो बच्चों को कि वो डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट सोच को लेके आए, ओके, आगे लेके आए। फिर डी में बोला हुआ है कि डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस। अब बच्चे अगर कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, आप उनको मत बोलो कि वो चैलेंज ले, आप उनको डिस्करेज करो कि उनको ऐसे चैलेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो कन्वर्जन की बात हो रही थी ना, वो वैसे थिंकिंग होती है जहाँ पे आपकी सोच जो होती है वो बंधी हुई होती है, आप इतना खुले रूप से नहीं सोच रहे होते हो। और डाइवर्जन की बात होती है कि जो आपकी सोच जो होती है वो बहुत ही फैली तरीके, इनकी ओपनली होती है, आप चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देख सकते हो। इस और क्रिएटिव लर्नर्स में ज़्यादातर बच्चे उनकी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से वो राइटर्स बनते हैं या फिर ऐसी आर्टिस्टिक फील्ड में जाते हैं, इस वजह से तो उनकी सोच भी डाइवर्स होती है। पर जो बी में जो डिस्करेजमेंट की बात कर रहे थे कि आप डाइवर्सिटी को डिस्करेज करो, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिव बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्स होनी चाहिए, ना कि हमको उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको तो इंकरेज करने की जरूरत है। और कन्वर्जन तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको उस पर जोर नहीं देना है कि कन्वर्ज, उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भाई आप उसकी सोच को बांध रहे हो, उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे उसके थिंकिंग को, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए और बी है वो इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि सी में जो बोल रहा था कि आप बच्चों की सोच को मल्टीपल जो अलग अलग तरीके से उसकी विचारधारा है, उस पर्सपेक्टिव है, उसको अप्रिसिएट करो, उसको प्रोत्साहित करो, और उसकी जो ओरिजिनल आइडिया, उसकी सोच को आप इंकरेज करो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। बाकी जो डी में जो बोला है कि आप उसको रिस्क लेने से मना कर दो और चैलेंजेस लेने से मना कर दो, तो ये भी गलत हो जाता है, कि बल्कि हमको उसको तो और बढ़ाना चाहिए एक स्टेप से लर्नर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अधिगम जो एक अच्छा तरीके से हो उसको अच्छे से सपोर्ट करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि आप क्या करो, आप और टेस्ट बढ़ा दो ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। बी में बोला हुआ है इंक्रीजिंग अ रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, अब आप उनको और रिवॉर्ड देना शुरू कर दो ताकि वो बहुत ही अभिप्रेरित हो जाए, बहुत ही उनको प्रेरणा मिले सीखने में। सी में बोला हुआ है फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप बस क्लास में लेक्चर मोड इस्तेमाल करो, यानी कि खाली बैठकर आप वो लेक्चर में क्या होगा, आप बैठ के खाली बच्चों को पढ़ाओगे, उन्हें कुछ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करोगे, खाली एक भाषण की तरह लेक्चर होता है, आप उसको
पढ़ाएंगे इस तरीके से। फिर बी में बोला है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग, यानी कि आप क्या करो, बच्चों को उनकी जेन्युइन इंटरेस्ट जो है उसमें कंटेंट में उसमें इंटरेस्ट जगाओ और उसको बच्चों की पूरी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो और उसकी लर्निंग कैसी हो रही है उस पर पूरा ध्यान दो, ठीक है। तो देखो मीनिंगफुल लर्निंग में ये सारे जो टेस्ट की बात हो रही है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, खाली टेस्ट लेने से ये तो असेसमेंट हो रही है। बी में बोला था मोटिवेट करो, वो भी एक तरह से ठीक है, पर आप कितना रिवॉर्ड देके मोटिवेट कर सकते हो बच्चों को, एक लिमिट में तो दे सकते हो ना। और सी में जो बोला हुआ था कि खाली लेक्चर दो, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा, खाली लेक्चर देने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और डी में जो बोल रहा है कि आप उनका इंटरेस्ट जगाओ, तो देखो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं ना, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप कंटेंट में तो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं सकते। अगर आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात इसमें बोल रही है कि अगर मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है बच्चों को, तो आपको क्या करना है, आपको उसके इंटरेस्ट को जगाना है और उसकी जो ओवरऑल प्रोसेस हो रही है ना एज अ लर्नर की, उस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, यानी कि हम किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, पहला है नॉट सेइंग एनी अटेंशन टू इवॉल्विंग अ सोल्यूशन, यानी कि हम कोई अटेंशन नहीं देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बी में बोला हुआ है कि फंक्शनल फिक्सडनेस, यानी कि फोकसिंग ऑन द ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहले से तरीके फंक्शनल फिक्सनेस चली आ रही है, पहले से फिक्सनेस तरीके चले आ रहे हैं, जो पहले से जो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रही है तरीके, उसको उस पर हम जोर देते हैं। फिर बोला है कि रिस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि हम एक ही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगर हम स्टक हो गए रुक गए उसको सॉल्व करेंगे तरीके से। डी में बोला है कि मीन्स एंड एनालिसिस, यानी कि हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे। डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर्स ऑफ सब गोल्स, यानी कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है उसको हम एक तरीके से हम एक बड़ी छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटते हुए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम जब एक प्रॉब्लम को डिफरेंट लेवल्स पे बांट देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर कोई भी टेस्ट देना है, फिर कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और फिर उसको हमें छोटे छोटे गोल्स में, यानी कि गोल्स के हिसाब से छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी, बाकी इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाता है। और जो ए में बोला हुआ था कि कुछ भी अटेंशन नहीं देनी है ना, तो वो गलत हो जाएगा। पुराने तरीके से सेकंड में बोला हुआ था कि पुराने जो फंक्शनल फिक्सनेस है, यानी कि जो पहले से फिक्स होकर आ रहा है, कन्वेंशनल फंक्शंस यूज हो रहे हैं, उसको यूज करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। सी में बोला था कि रिस्पॉन्स सेट कि गेटिंग एक ही चीज़ पे स्टक होना है, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो खाली जो डी में खाली बोले कि एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम्स को सब कैटेगरीज में बांटेंगे, तो वो करेक्ट हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा टीचिंग लर्निंग की पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यानी कि एक तरीका नहीं है। ओके, नहीं की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, यानी कि हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो गैस करें, यानी कि खुद एक अपने हिसाब से चीज़ों को समझे, है ना। तो ये तो सही बात है, ऐसा हो भी, ये तो सही लग रहा है। बी में बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, खुद ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और खुद ही चीज़ों को खोजपूर्ण तरीके से सीखेंगे, है ना। सी में बोला है कि डायलॉग एंड डिस्कशन, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, आपस में डायलॉग करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमारे करेक्ट लग रहा है। फिर डी में बोला है कि फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, यानी कि आपके पास जैसी किताब आई है, आपके पास जैसा ज्ञान है, आप उसी को वैसे ही ग्रहण कीजिए, है ना, ये बात बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि देखो नॉट की बात हो रही थी यहाँ पे कि कौन सी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो देखो डी में जो बोला हुआ था कि नॉलेज जैसे ज्ञान आपको जैसे दिया हुआ है, आप उसको वैसे ही समझ लीजिए, आप उसको खुद से एनालाइज मत कीजिए, उसको समझिए मत, खाली जैसा आपको दिया हुआ है आप उसको वैसे समझ लीजिए। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि अगर जो बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को समझेगा, उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेगा खुद के नॉलेज के हिसाब से, है ना, अलग तरीके से, तो तभी तो फिर से एक नई नॉलेज डेवलप होगी। खाली
खाली एक पुरानी नॉलेज को रखकर कोई फ़ायदा नहीं है ना, अगर जब तक आप उस पर उसको अलग तरीके से समझे ना, है ना। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सही हैं, खाली डी जो ऑप्शन होता है वो इनकरेक्ट है, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो डी हो जाता है। बाकी जो ए में बोला हुआ था इंटेटिव गैस, तो वो भी ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो विज्ञान के तो खोज करने की तो प्रक्रिया ही होती है टीचिंग में सबसे बड़ी बात। डायलॉग और डिस्कशन से अगर बात हो रही है तो वो तो और भी अच्छा है ना। बाकी जो डी है वो सब गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, यानी कि एक जो अध्यापिका है वो कैसे बच्चों से डील करेगी अगर वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे तो अब क्या करेगी टीचर, है ना। तो ए में बोला हुआ है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि बच्चों को बोलेगी कि आप क्लास से बाहर चले जाइए। बी में बोला है कि स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन द फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, आप क्या कीजिए उनको बार बार पूरी क्लास के सामने डांटिए। सी में बोला हुआ है टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंस्ट्रक्ट, आप उनसे बात कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनका जो इंटरेस्ट है उसमें क्यों नहीं है ना। फिर डी में बोला हुआ है कि गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, आप क्या करो उनको बहुत सारा काम दे दो अगर वो नॉन अटेंटिव हो रहे हैं क्लास में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, क्योंकि आप बच्चों को कह दो कि बाहर जाओ तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाता ना, वो फिर बाहर जाके कुछ करना ही नहीं है, उसको खड़ा रहना क्लास के बाहर। और फिर बोले स्कोल्ड करो, यानी कि उसको डांटो या फिर उसको मारो, है ना, तो ये भी तो एकदम से गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अलाउड नहीं होता हमारे आजकल, मतलब रूल नहीं है। फिर सी में है कि आप उसकी बातों को समझो, आखिर आप जानने की कोशिश करो, तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो इस वजह से उसका इंटरेस्ट ना हो। तो एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिर बच्चा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, वो आप जाके उसके पास जाके जानने की कोशिश कीजिए। बाकी जो डी में जो बोला है कि आप उसको बहुत सारा काम दोगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे तो आपको तो क्लास में डील करना है ना कि उसको होमवर्क दे के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज ए क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग अप्रोच संरचनात्मक अप्रोच जो होती है वो क्या कहती, वो कहती है कि अगर आप ज्ञान को बनाना चाहते हैं, बिल्डअप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, एक निर्माण करना चाहते हैं उसका, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना। पहला है कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्नर की पहले की ज्ञान बहुत ज़रूरी है, अगर उसके पास जो नॉलेज है ना, उसकी बात हो रही है। बी है कंडीशनिंग, सी है पनिशमेंट देना, डी है रोड मेमोराइजिंग, यानी कि रट्टा मारना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, जो कि है कि बच्चा जो यहाँ पे जो सी है वो एक्चुअली इनकरेक्ट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर वो सही है, क्योंकि जो बच्चा जो होगा वो खुद की नॉलेज के हिसाब से चीज़ों को ग्रहण करेगा, पूर्व के ज्ञान से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता जाएगा। और जो बाकी सब चीज़ें पनिशमेंट कंडीशनिंग ये सब रॉन्ग है, खाली जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। फिर है 23 में चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरी अबाउट वेरियस फेनोमेन इन दिस बैकग्राउंड ऑफ टीचर शुड, यानी कि जो बच्चा जो होता है अपनी खुद की गलत थ्योरीज बनाने लगते हैं, उनकी जो सोच के हिसाब से डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी जो सोच होती है उसके हिसाब से, जो उनकी परिकल्पना होती है उसके हिसाब से उनकी जो सोच होती है वो थ्योरी होती है बन जाती है। अब एज अ टीचर अगर आप इस तरह से चीज़ देखते हैं तो आप क्या करेंगे, पहला है चैलेंज दोज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, आप उनकी इन बातों को चैलेंज करो और उनसे उनके बात के थ्रू, डायलॉग के थ्रू उनकी कंसेप्शन को दूर करो, ठीक है। फिर बी है डिसमिस दिस आइडिया दैट चिल्ड्रन हैव, यानी कि आप इनके जो आइडिया को ही नकार दो पूरी तरह से और कुछ समझाओ मत, ये तो बोल रहा है सीधा। सी में बोला हुआ है कि इग्नोर चिल्ड्रन आइडियाज एंड थ्योरीज, इनकी बच्चों की सोच को इग्नोर करो, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डी में बोला है कि स्कूल द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दिस आइडिया दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग, आप क्या करो कि एज अ टीचर आप उनकी जो उनकी ये धारणाएं बनी हुई है उसके लिए उन्हें डांटो, है ना, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो डी है वैसे ही इनकरेक्ट हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कभी भी हम डांट तो सकते हैं नहीं, बच्चों को ये अलाउड ही नहीं होता। सी में बोल रखा है कि इग्नोर करो आइडिया को, इग्नोर नहीं करेंगे, इग्नोर भी नहीं कर सकते हम लोग, हमें तो उसके साथ डील करना है। बी में बोला डिसमिस द आइडिया, तो हम उसके आइडिया को भी डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना है, हम उसकी जो इस सोच को हम उसे चैलेंज करके उसकी जो कॉन्सेप्ट को ही सही करने की कोशिश करेंगे डायलॉग्स के थ्रू एज अ टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है।
अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, यानी कि संज्ञानात्मक में और भावनात्मक में ये किस तरह का रिलेशन होता है, यानी कि दोनों आपस में कैसे बंधे हुए हैं ये पूछा है। संज्ञान यानी कि संज्ञान दिमागी रूप से और इमोशन यानी कि भावनात्मक रूप से, जो बहुत सारे पक्ष होते हैं, भय का, डर का, ग्लानि, ये सब इस तरह से, है ना। तो ए में है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ये बोल रहा है। बी में बोला है कि यूनिडायरेक्शनल, यानी कि दो इनमें खाली एक ही चीज एक ही तरफ से काम होता है। और जैसे कि पहले इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, है कि जो भावना इमोशंस होंगे वो कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, भावनाएं जो होंगी वो हमारे जो संज्ञान को दिमागी स्तर पे उसको इन्फ्लुएंस करता है। सी है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये भी एक ही डायरेक्शन की बात बोल रहा है कि कॉग्निशन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, जो संज्ञान हमारा दिमाग जो होता है वो इन्फ्लुएंस करेगा इमोशन, संवेग को। ओके। और डी में बोला हुआ है कि बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों ही एक दूसरे में मतलब आपस में एक दूसरे का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अ डायनेमिक अप्रोच इंटरप्ले बिटवीन दैम, यानी कि जो संज्ञान और इमोशन दोनों साथ साथ चलते हैं, अगर ये दोनों ही साथ में आके खड़े होंगे, ये बोल रहा है इसमें। तो देखो यहाँ पे जो कॉग्निशन इमोशन है वो दोनों साथ में ही चलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो वर्क होता है वो साथ में ही होगा, संज्ञान और इमोशंस का, क्योंकि दोनों ही साथ में चलते हैं इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हमारा डी है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज बायो डायरेक्शनल अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। बाकी सब तो इंडिपेंडेंट अलग अलग की बात हो रही है, इस वजह से सब गलत हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो पहला ए में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की जो रुचि होती है वो इफेक्ट करेगी। बी में बोला है कि इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का जो संवेगात्मक उसकी जो हेल्थ होती है, उसकी स्वास्थ्य होता है वो प्रभावित करता है। सी में बोला है कि पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी कि जो एक टीचर एज अ टीचर आप जो स्ट्रेटेजीज पढ़ाने के लिए यूज करते हो वो इफेक्ट करेगा अधिगम को। डी में बोला है कि सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट होता है इस लर्निंग का वो प्रभावित करता है। तो देखते हैं पहले। तो देखो पहले ए में क्या बोला हुआ था, ए में बोला हुआ था कि यहाँ पे क्या होगा, तो ए में बोला हुआ था कि यहाँ पे होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट और की बात करें तो ये तो बिल्कुल, अगर बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे। बी में बोला है कि इमोशनल हेल्थ की, अगर उसकी मानसिक उसको संवेगात्मक उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको घर में उसकी प्रॉब्लम हो रही है कुछ इमोशनल में, तो वो कैसे उसकी जो उसकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, लर्निंग इफेक्ट होगी, ध्यान ही नहीं दे पाएगा। और सी में पेडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज, अगर इस तरह की स्ट्रेटेजीज हम अच्छे स्ट्रेटेजीज एज टीचर यूज़ नहीं करेंगे बच्चों को समझाने के लिए चीज़ों को, वो कैसे समझेंगे, उनकी लर्निंग इफेक्ट होगी। और डी में बोला था सोशल एंड कल्चर, तो जो हमारे जो समाज होता है और जो हमारी संस्कृति होती है वो भी एक तरह से बच्चों की इस लर्निंग पे प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है कि ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं बच्चे की लर्निंग के लिए अफेक्ट करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा हुआ है कि डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सा, अगर किसी बच्चे की हमें ज्ञान का कंस्ट्रक्ट नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यानी कि संरचनात्मक रूप से अच्छी तरीके से प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया अच्छे से हो, समझने की प्रक्रिया ज्ञान की अच्छे से हो, तो इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल इंट्रैक्शन, यानी कि समाज से रूप से जो इसमें इंट्रैक्शन होता है वो होना चाहिए। बी में बोला है ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, यानी कि रटने पे और या फिर अभ्यास पे जोर देना चाहिए। सी बोल रहा है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि हम उसको अवार्ड दे सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं या फिर उनको पनिशमेंट दे के उनको नॉलेज बढ़ा सकते हैं। डी में बोला हुआ है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो देखो ये सारे ड्रिल की रिपीटिव की जो बात हुई थी डीबी में तो इनकरेक्ट है। सी में जो रिवॉर्ड की बात और बोल रही पनिशमेंट की, तो वो एक तरीके से कितना हेल्प करेगा, एक लिमिट में ही तो कर सकता है रिवॉर्ड। फिर डी में बोला स्टिमुलस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। खाली ऑप्शन नंबर ए में जो बोला हुआ है कि सामाजिक इंट्रैक्शन होती है इससे बच्चों में, जो कि वाइगॉस्की ने भी कहा था कि कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, सोशल इंट्रैक्शन होती है। ज्ञान के लिए सबसे पहले हम कितना आपस में हमारे जो नॉलेज है इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है, बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला हुआ है कि when student repeatedly engage in an activity such as design and conduct
an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such an earn a star or badge they are likely to. यानी कि इसमें बोला कि बच्चे ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिससे उनको रिवॉर्ड मिलता है, डेट इनडायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली तो ये किस तरह का हुआ, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पे है कि डेवलपमेंट मेटेरियलिस्टिक, यानी कि इसमें क्या पूछा कि बच्चे का जो इसमें जो चीज़ें हैं ना, वो उससे वो रिवॉर्ड पाने के लिए ज़्यादा कर रहा है, उसको क्या चाहिए कि उसे रिवॉर्ड मिले, यानी कि उसको स्टार मिलना चाहिए, बैज मिलना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है इसमें। तो पहला है कि डेवलप अ मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग, यानी कि जो वो सीख रहा है ना, उसका ये हो रहा है कि वो मेटेरियलिस्टिक थिंग की एटीट्यूड, यानी कि उसको चीज़ें चाहिए, इस वजह से वो चीज़ें कर रहा है, इसकी वो उसको क्या बोलते हैं कि उसको रिवॉर्ड चाहिए, इस वजह से मेटेरियलिस्टिक ये उसकी लर्निंग हो रही है। बी में बोला एंजॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो इसलिए समझ रहा है क्योंकि वो उसे उसकी जो अधिगम हो रहा है उससे बहुत ही उसको समझ में अच्छे से आ रहा है, इस वजह से उससे बहुत ही उसमें इंजॉयमेंट मिल रही है, आनंद आ रहा है उसमें। सी ने बोला है कि परसिस्ट इन द डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट अ रिवॉर्ड, वो ये काम करता रहेगा जब तक उसको रिवॉर्ड ना मिल जाए, तो ये भी हमारे सामने रॉन्ग हो जाता है। फिर है सी है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज देम, यानी कि वो खुद के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि अपने गोल्स के, मास्टरी लेवल के गोल्स के लिए तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, रिवॉर्ड पाने के लिए काम कर रहा है, यानी कि मेटेरियलिस्टिक थिंग के लिए काम कर रहा है, जो उसकी लर्निंग हो रही है वो एक तरह से मेटेरियलिस्टिक बैच के लिए, स्टार के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी कि एक जो बाल्यावस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। पहले बोला है कि यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हर ये जो पूरी दुनिया में एक ही तरह से यूनिवर्सली यानी कि सेम होता है चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट। बी में बोला है कि सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, थ्योरिस्ट सिद्धांतवादी होते हैं, उनके हिसाब से जो चाइल्डहुड क्या होता है कि इसमें बच्चा सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि सामाजिक रूप से जुड़ता है और अपने जो समाज है उसके हिसाब से सामाजिक रूप से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। सी में बोला हुआ है कि दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू सिविलाइज, यानी कि जो चाइल्डहुड होता है कि ये बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं और उनको हमें सिविलाइज यानी कि हमें उनको अच्छा इंसान बनाना होता है, एक सिविलाइज इंसान, सिविलाइज ह्यूमन बीइंग। डी में बोला हुआ है कि दैट चिल्ड्रन बिगिन विद द नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आर शेप्ड इंटायरली बाय द एनवायरनमेंट। इसमें बोला हुआ है कि बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है और किसी और चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी में हमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सी और डी तो बिल्कुल हम सी तो ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है हमको कि एविल की बात हो रही है, बच्चे एविल की तरह पैदा होते हैं, ठीक है, तो गलत है। डी में बोला हुआ था कि कैरेक्टरिस्टिक खाली इन्वायरमेंट से शेप हो रही है, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। यूनिवर्स, देखो दोनों ऑप्शन ए और बी काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, क्योंकि हर जगह बच्चे का चाइल्डहुड भी यूनिवर्सली होता है, बट हमें अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। इस वजह से ऑप्शन में जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो बच्चा क्या करेगा, सोशल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सामाजिक रूप से बहुत उसकी जो संरचना होती है, सोचने का तरीका होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि इनमें से कौन सा मिडिल चाइल्डहुड का एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्योर एट वेरी रैपिड स्टेज, यानी कह रहा है कि इसमें क्या होगा, बच्चों की ग्रोथ ही बहुत ही रैपिड तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट होती है। बी में बोला है कि एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, यानी कि यहाँ पे बच्चों की जो रीजनिंग करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। सी में बोला है कि चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंसर्न, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, बहुत ही कंसर्न की तरह से सीखेगा, लॉजिक तरीके से। डी में बोला है कि लर्निंग अक्योर प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, बच्चे का जो अधिगम होगा वो बहुत ही सेंसरी मोटर स्टेज से होगा। तो देखो यहाँ पे मिडिल चाइल्डहुड की बात हुई थी और डी में क्या हुआ था, सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है, तो ये तो ऐसी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि चार जो स्टेज होती है जीन पियाजे की उसमें आ रहा है ना ये सारी चीज़ें, जीन पियाजे की जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और जो इसमें जो रैपिड स्पेस की बात करिए तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कोई इसमें है नहीं,
खाली जो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज की बोल रहे थे इसमें, तो वो तो बच्चे के सेंसरी मोटर स्टेज इन द सेंस की जब बच्चा छोटा होता है, जब सेंसस के थ्रू सीखता है, तो मिडिल चाइल्डहुड तो इसमें होगा नहीं। सी में बोला था कि चिल्ड्रन बिगन टू थिंक लॉजिकली बट कंसर्न्स, तो ये भी नहीं होगा, सॉरी ये होगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात इसमें हो रही है कि बच्चे लॉजिकली सोचते हैं इस वजह से, क्योंकि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, और बी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 बोला हुआ है कि फैमिली एंड नेबरहुड आर, इनके परिवार और जो आस पड़ोस होता है वो किस तरफ की एजेंसी में आता है। पहला है कि साइकोलॉजिकल एजेंसी फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल एजेंसी होती है। बी में बोला है कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, यानी कि प्राथमिक एजेंसियां। सी में बोला है कि मिडिल सोशलाइजेशन एजेंसी, इनकी जो बीच की एजेंसियां होती हैं। और डी में बोला है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, यानी कि जो सेकेंड एजेंसीज होती हैं उसकी। तो देखो दो टाइप की एजेंसी तो समझ लो समाजीकरण में, बिल्कुल सिंपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होती है जो आप सबसे पहले, जो बच्चा जो होता है सबसे पहले जहाँ पर जिनसे मेल मिलाप हो, वो होती है प्राइमरी। अब सबसे छोटा जो बच्चा होगा, ठीक है, सबसे पहले फैमिली से इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद नेबर से, उसके बाद जाके स्कूल पे आएगा। इस वजह से फैमिली और नेबर जो होते हैं ना वो प्राइमरी होते हैं, बाकी जो स्कूल जो हो गया वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यानी समाजीकरण की दूसरी एजेंसी होती है। बाकी जो साइकोलॉजिकल, ये भी गलत हो जाएगा, मिडिल का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, खाली प्राइमरी और सेकेंडरी का था। तो उसके हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो फैमिली और जो नेबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। तो आज क्लास के लिए बस इतना ही।